आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स मैन एकेडमी पर। आपको ये पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसके बाद हम लोग कोल्ड वॉर में एंटर किए। कोल्ड वॉर 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद खत्म हो गया। इसके बाद वी एंटर्ड इनटू अ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुआ, उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज का एक डिक्लाइन, खासकर अमेरिकन यूनिपोलैरिटी की डिक्लाइन, राइज ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज, द ब्रिक्स इकोनॉमी का राइज होना, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का शुरुआत होना। इसके बाद ग्लोबल टेंशंस बढ़ गए बिकॉज अमेरिका अपनी यूनिपोलैरिटी को बचा के रखना था, लेकिन वो आसान नहीं था बिकॉज वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर हो चुका था। रशिया, जो अभी तक एक वीक सुपर पावर था, नाउ ऑल्सो अंडर पुतिन रशिया स्टार्टेड टू शो एग्रेसिव बिहेवियर। चाइना में जब 2013 में शी जिनपिंग आए, तब से चाइना ऑल्सो थिंक्स कि उसका टाइम आ चुका है। नाउ इट इज द टाइम टू ब्रेक द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर एंड रिप्लेस इट विद अ सीनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर। इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ऑल्सो नॉट रेडी टू बक डाउन। वो भी बहुत ही ज्यादा अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर इस समय इट इज रिलेटिवली कंफ्यूज्ड, chaos एंड अनप्रिडिक्टेबल। ये चीज पहले से था, लेकिन जब पैंडेमिक आया है उसके बाद से द केओस जो पहले से बिल्ट हो रहा था, अब वो एक्सपोज हो चुका है। पैंडेमिक एक ऐसा क्राइसिस आया जहां पे ये सोचा गया कि नाउ द एंटायर कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड विल कम टुगेदर टू डील विद दिस इनविजिबल एनिमी। लेकिन वही पैंडेमिक लेड टू फ्रिक्शंस बीइंग इंक्रीज्ड। कंट्रीज की टेंशन, कंट्रीज की दुश्मनी वो बढ़ गई। तो होता है कि ये बहुत बड़े लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस का एक हार्श रियलिटी है कि जब भी क्राइसिस आता है और जब हमें लगता है कि कंट्रीज आपस में आएंगे इस क्राइसिस से लड़ने के लिए, लेकिन वो सेम क्राइसिस कुछ कंट्रीज के लिए मौका हो जाता है अपने इंटेंशंस, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना। इसलिए क्राइसिस जहां पे कंट्रीज को पास आना होता है, वो पास तो नहीं आते हैं, रादर पुराने लड़ाई उजागर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग एक नए कोल्ड वॉर की तरफ इमर्ज कर रहे हैं और ये नया कोल्ड वॉर काफी अलग होगा पुराने कोल्ड वॉर से। तो अभी न्यूज क्या है, ये सेशन का लॉजिक क्या है बनाने का, आपको पहले ही पता होगा कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है और अभी मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़े और ईरान ने डायरेक्ट अटैक इजराइल के ऊपर किया है कुछ दिन पहले, इसके बाद से रशिया और ईरान की दोस्ती, जो इनफैक्ट 2013 में सीरिया के समय से चल रही है, रिसेंट टाइम्स पे इनकी दोस्ती काफी बड़ी है। आपको पता होगा कि ईरान ने जब इजराइल के ऊपर अटैक किया, उसके एक दिन पहले फॉर द फर्स्ट टाइम रशियन पीएम विजिटेड ईरान, जिससे ईरान को एक स्ट्रैटेजिक बूस्ट मिला। कुछ महीने पहले सर्गेई लावरोव, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक तरीके से इजराइल को चैलेंज किया कि आपको हिम्मत है तो आप ईरान के ऊपर अटैक करके दिखलाएं, विच मीन्स रशिया वॉज रेडी टू चैलेंज इजराइल। लेकिन अब एक लैंडमार्क डेवलपमेंट आ गया रशिया और ईरान के बीच में, जब पुतिन और पेजेश्कियान ये लोग की पहली डायरेक्ट मुलाकात हुई है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये दोनों लीडर आशगाबाद में मिले और एक हिस्टोरिक आर्म्स डील हुआ वर्थ $1.7 बिलियन। तो इसका ये क्लियर कट पता चल रहा है कि एक अलायंस तो बन रहा है। जो अलायंस कोल्ड वॉर के समय था, उसके बाद अलायंस पॉलिटिक्स खत्म हो गया, यूनाइटेड नेशन और मल्टीलैटरलिज्म की लोग बात किए, आज वापस से अलायंस, ब्लॉक पॉलिटिक्स, ये सब चीज का जमाना आ गया है और यही चीज यहां पे देखने को मिला। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, किन एकेडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट होने जा रहा है। न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम्स के बैचेस 21 अक्टूबर, प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट को स्टार्ट होने जा रहे हैं। अनअकैडमी आईएएस का केवल जीएस कोर्स ही प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बल्कि सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज, ऐसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड किया जाता है।
इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब न्यूज क्या आ रहा है कि मॉस्को और तेहरान ने एक 1.7 बिलियन डॉलर का डील साइन किया है, जहां पर ईरान जो है वो रशिया को ड्रोन्स एक्सपोर्ट करेगा। तो ईरान को एक तरीके से 1.7 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि ईरान एक्सपोर्ट को बनाएगा और उन ड्रोन्स को फिर रशिया में एक्सपोर्ट करेगा। यह केवल एक पार्ट है एग्रीमेंट, बाकी क्या पार्ट है एग्रीमेंट का यह पब्लिक नहीं हुआ है। जहां तक पब्लिक रेलेवेशन की बात है तो केवल एक बात समझ में आ रहा है कि ईरान ने कहा है कि एक्सपोर्ट किया जाएगा ड्रोन को, सो दैट रशिया का यूक्रेन के अगेंस्ट जो ये वॉर है उसमें रशिया की विक्ट्री हो। प्रेसिडेंट पुतिन ने यह भी कहा उस मीटिंग में कि ईरान जो है वो इस समय बहुत बड़ी प्रायोरिटी है रशिया की, और ईरान और रशिया दोनों का जो इंटरनेशनल वर्ल्ड व्यू है ये काफी ज्यादा सेम है। इसीलिए पुतिन ने कहा कि दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को हमें बहुत ज्यादा डीपन करना चाहिए। ये लोग एट द एंड मिल कहां रहे हैं, तो ये लोग आशगाबाद में मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, फोरम है, which is the interconnection of times and civilization, the basis of peace and development। तो ये कुछ कॉन्फ्रेंस चल रहा है जहां पर पाकिस्तान, ईरान के प्रेसिडेंट और जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वहां के लीडर्स, ये लोग आके उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में पहले रशिया के प्राइम मिनिस्टर को जाना था, बट लास्ट मोमेंट में ये चेंज किया गया और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन गए। ये बताता है कि पुतिन को ईरान के प्रेसिडेंट के साथ मिलना था, तो ये एक राइट प्लेटफॉर्म था जहां पे ये दोनों मिलके आगे के अपने फ्यूचर प्लानिंग को कर सके। ये जो रशिया का ईरान के प्रति फेवर है, क्योंकि आपको पता है ईरान बहुत बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस को झेल रहा है। ईरान के पास जो कंट्रीज का लिस्ट है जिसके साथ वो ट्रेड कर सकता है वो तो लिमिटेड है। इंडिया ने तो ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया थ्रेट ऑफ सैंक्शंस की वजह से, लेकिन कुछ कंट्रीज जो अभी भी ईरान के साथ उस बाईपास करने का प्रयास कर रहे हो सैंक्शंस को, वो रशिया हो गया, चाइना हो गया। तो रशिया ने ईरान को इस तरीके से मदद किया है कि उसकी इकोनॉमी जो है, खासकर जो डिफेंस लेड इकोनॉमी है, वो बढ़े। और ये इसलिए है बिकॉज ईरान ने रशिया को इस पूरे वॉर में बहुत ज्यादा मदद किया है। आप देख सकते हो शाहिद अटैक ड्रोन्स ऑलरेडी ईरान ने सप्लाई कर रखा है रशिया को। और इनफैक्ट अमेरिकन ऑफिशियल्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से कि ईरान ने रशिया के अंदर एक ड्रोन फैक्ट्री भी बनाया है, और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स भी रशिया को ट्रांसफर किया है अगेंस्ट यूक्रेन। तो ये जो ईरान का एक मिलिट्री सपोर्ट था रशिया यूक्रेन में, तो रशिया जो है वो इकोनॉमिक फेवर लौटा रहा है टू द ईरान। और इन दोनों की पार्टनरशिप आपको पता है पहले से एक तरीके से ये दोनों डी फैक्टो मिलिट्री अलायंस में है। कहां पर? सीरिया में, जहां पे सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असाद, जो कि एक शिया है इन अ सुनी मेजॉरिटी, सीरिया में जहां पे सुनी मेजॉरिटी के लोग रहते हैं, वहां पे एक शिया पर्सन है जो प्रेसिडेंट है, जिसको सपोर्ट ईरान और मॉस्को कर रहा है। और यहां पे ये दोनों मिलके वेस्टर्न अलायंस के साथ लड़ रहे हैं। तो ये दोनों पहले से डी फैक्टो मिलिट्री अलायंस थे, लेकिन रीसेंट टाइम्स में जब से ईरान इजराइल वॉर हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, इन दोनों के स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंसेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया रशिया का ईरान के साथ। दूसरा एस्पेक्ट आपको यह भी पता होगा कि किस तरीके से रशिया और नॉर्थ कोरिया, ये दोनों भी एक मिलिट्री अलायंस में एंटर किए हैं। पुतिन 25 साल बाद नॉर्थ कोरिया जाते हैं, जहां पर दोनों कंट्रीज मिलिट्री पार्टनरशिप करते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी तीसरा कंट्री रशिया या नॉर्थ कोरिया को अटैक करेगा तो ये दोनों कंट्री मिलकर साथ लड़े। और इनफैक्ट रिपोर्ट के हिसाब से ऑलरेडी ये दोनों मिलकर लड़ भी रहे हैं। साउथ कोरिया का यह कहना है कि नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारे पर्सन, सोल्जर्स, आर्म्स एंड म्यूनिशंस को ऑलरेडी रशिया भेजा है अगेंस्ट दिस यूक्रेन वॉर। नॉर्थ कोरिया ने इनफैक्ट बैलिस्टिक मिसाइल भी रशिया को ट्रांसफर किया। तो ये जो रशिया, ईरान और रशिया, नॉर्थ कोरिया, और इन सब के ऊपर चाइना की इकोनॉमिक वेटेज मिला दो ओवर द मिलिट्री पावर्स ऑफ ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया, plus the China's economic might, this becomes a deadly mix for the West to come। वेस्ट के लिए आसान नहीं होगा इस चीज को मिक्स करना। अब बात आता है कि वेस्ट को क्या सीखना चाहिए, व्हाट इट नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट। पहली बात तो इनको समझ में आनी चाहिए कि सैंक्शंस फेल हो रहा है।
आपके सैंक्शंस लगाने से कोई असर नहीं हो रहा है, बिकॉज नाउ सैंक्शंस को ये लोग बाईपास कर रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका ने सैंक्शंस लगा के क्या पाया? रशिया की इकोनॉमी तो बहुत तेज रेट से ग्रो कर रही है, और इनफैक्ट आपके इस सैंक्शंस, जो यूनिलैटरल सैंक्शंस था, इसकी वजह से डी डॉलराइजेशन का कैंपेन भी स्टार्ट हो चुका है। यूनिपोलर माइंडसेट से आपको बाहर निकलना होगा, बिकॉज सैंक्शंस लगाने की जगह यूनाइटेड नेशन है। आप अपने मन से यूनिपोलैरिटी सोच रहे हो कि द वर्ल्ड इज अमेरिका एंड अमेरिका इज वर्ल्ड। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। दिस इज अ मल्टीपोलर। आपको सबको साथ लेके चलना होगा। आपने कहा ईरान से तेल मत खरीदो, रशिया से तेल मत खरीदो, इंडिया तेल किससे खरीदेगा? डुअल स्टैंडर्ड्स आर बीइंग एक्सपोज्ड। आप एक तरफ से रशिया के लिए सैंक्शन लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से 50,000 लोग मर चुके हैं अभी तक। आप बोल रहे हो केवल डी एस्केलेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्यों नहीं डी एस्केलेशन कर पा रहे हो आप? आखिरकार ये सपोर्ट कौन कर रहा है पूरा वॉर? कहां से सब मिलिट्री वेपन्स आ रहे हैं इसराइल के पास? तो अगर आपका ह्यूमन राइट्स, वुमेन एंड चाइल्ड के प्रति सेफ्टी है, तो सेफ्टी हर जगह होना चाहिए। और इसी डुअल स्टैंडर्ड की वजह से आप आज ग्लोबल साउथ के सपोर्ट को खो रहे हैं। लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर इज ऑन डिक्लाइन। आप डेमोक्रेसी की पार्ट पढ़ाते हो कि रशिया में डेमोक्रेसी आना चाहिए, नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी आना चाहिए, ईरान में डेमोक्रेसी आना चाहिए। अरे भैया, आप ही के कंट्री में राइट विंग पार्टीज का इंक्रीज हुआ है। अब देखो फ्रांस और जर्मनी में क्या किया जा रहा है। एंटी इमिग्रेशन, एंटी ब्लैक मूवमेंट, कितने चीज चले जा रहे हैं। तो आपका जो ये एक सॉफ्ट पावर था, वो आज डिक्लाइन में है। तो आपको अपना घर पहले ठीक करो, अपने यहां डेमोक्रेसी ठीक करो, अपने यहां ह्यूमन राइट्स ठीक करो, देन यू शुड टॉक टू द वर्ल्ड। बट ये जो नया कोल्ड वॉर है, जिसको हम कोल्ड वॉर 1.0 से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वो बहुत छोटा, प्यारा सा, इनोसेंट सा था। ये जो कोल्ड वॉर है, इट इज मोर टॉक्सिक, मोर डेंजरस एंड मोर लाइवली। इसमें केवल क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी नहीं है, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की लड़ाई। इसमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी है। दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आप देख सकते हो मिडिल ईस्ट में, इस्लामिक सिविलाइजेशन वर्सेस द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी आपको चल ही रहा है, रशिया और चाइना का वेस्ट के साथ। तो ये दोनों को अगर आप मिला दो, सो दिस इज समथिंग विच आई कॉल इट एज क्लैश ऑफ सिवियोलॉजी, विच इज गोइंग टू मेक द वर्ल्ड ऑर्डर वेरी मेस्ड अप। और वो आप देख भी रहे हो। तो मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर में आज जब कंट्रीज के पास ऑप्शंस हैं, तो आप देखो एक तरफ रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये सारे कंट्रीज एक तरफ आ रहे हैं, और उधर आपका वेस्टर्न कंट्रीज एक साथ आ रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का नतीजा है। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एक अच्छी चीज है, लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इफ इट एग्जिस्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, तब वो अच्छे से काम करेगा। So that's why we hope that this world order becomes a safe, predictable और a happy place to live in. I hope अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा। I hope to see you soon again in the next video. Till then, goodbye, take care and best wishes. और आप अपना कमेंट जरूर लिखें so that I can know what your feelings are about all these things. Thank you.